नेक्स्ट है इसमें कॉमन सदन की शक्तियाँ। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वैधानिक शक्तियाँ। इंग्लैंड में क्योंकि एकात्मक शासन प्रणाली है तो ऐसे में वहाँ जो कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ हैं उनका विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों में नहीं किया गया। सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं और कोई भी विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। तो ऐसे में जो कॉमन सदन है किसी भी विषय के संबंध में आवश्यक कानून बना सकता है और उसकी शक्ति पर किसी भी तरह का कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है। कॉमन सदन हर प्रकार का कानून बना भी सकता है, पहले से जो कानून अस्तित्व में हैं उनमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है और चाहे तो उन्हें समाप्त भी कर सकता है। लेकिन यहाँ ये अनिवार्यता है कि कॉमन सदन जब किसी भी विधेयक को पारित कर देता है तो फिर वो विधेयक लॉर्ड सदन के पास जरूर भेजा जाएगा। लॉर्ड सदन की अनुमति के बिना किसी भी विधेयक को सम्राट की स्वीकृति के लिए पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें भी जो कॉमन सदन की स्थिति है वो काफ़ी हद तक महत्वहीन हो गई है, क्योंकि 1949 का जो संसदीय कानून है उसके अनुसार जो लॉर्ड सदन है कॉमन सदन द्वारा पास किए गए किसी भी विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष के लिए रोक सकता है। इस कानून के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि यदि कॉमन सदन लगातार 2 अधिवेशनों में किसी विधेयक को पारित कर दे, इसमें विधेयक जो पहले अधिवेशन में जब प्रस्तुत किया गया उसकी द्वितीय पठन की तिथि से जब उसी विधेयक को दूसरे अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया उसकी तृतीय पठन की तिथि तक 1 वर्ष का समय यदि बीत चुका हो तो उस बिल को दोनों सदनों द्वारा पास माना जाएगा और फिर वो सम्राट की अनुमति के लिए भेजा जा सकता है। और साथ ही साथ वैधानिक क्षेत्र में कॉमन सदन की जो शक्ति है उसको महत्वपूर्ण बनाने वाली 2 अन्य व्यवस्थाएं भी इंग्लैंड में हैं। उसमें पहली तो यह है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को सम्राट अपनी अनुमति देने से इनकार नहीं करता। सम्राट के पास वीटो पावर तो है, निषेधाधिकार तो है, लेकिन परंपरा है कि सम्राट इस वीटो पावर का प्रयोग नहीं करता। इसी तरह से जो ब्रिटिश संसद का कोई भी कानून है उसको इंग्लैंड में न्यायालय या कोई संस्था रद्द नहीं कर सकती। माने इंग्लैंड में न्यायालयों के पास ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करने की जो शक्ति है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है, वो उनको प्राप्त नहीं है। सेकंड है इसमें संवैधानिक शक्तियाँ। इंग्लैंड में एक पूरी तरह से लिखित संविधान का अभाव है। इसी कारण से वहाँ संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है और दोनों को पास करने के लिए एक ही प्रकार की विधि निश्चित की गई है। माने जिस तरीके से संसद साधारण कानून पारित करती है उसी विधि से ही वो संवैधानिक कानून भी पारित कर सकती है। इस तरह से कॉमन सदन को जहाँ एक और साधारण कानूनों का निर्माण करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, उसी तरह से ही कॉमन सदन को उसी विधि से ही संवैधानिक कानूनों का निर्माण करने की भी शक्ति प्राप्त है। और ऐसे कानूनों के संबंध में भी, माने जो संवैधानिक कानून हैं उनके संबंध में भी लॉर्ड सदन को कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है। वह ऐसे कानूनों को भी अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए ही रोक सकती है। नेक्स्ट है इसमें वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में भी जो कॉमन सदन है उसकी स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1911 का जो संसदीय कानून है उसके द्वारा लॉर्ड सदन को वित्तीय क्षेत्र में बिल्कुल शक्तिहीन बना दिया गया है। इस कानून में ये व्यवस्था की गई है कि जो धन बिल हैं वो केवल कॉमन सदन में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं और किसी भी धन विधेयक को लॉर्ड सदन में शुरू नहीं किया जा सकता। माने कोई भी जो धन विधेयक है पहले कॉमन सदन में प्रस्तुत होगा, कॉमन सदन में पास होने के बाद ही वो लॉर्ड सदन में जाएगा। और साथ ही साथ जो धन विधेयक कॉमन सदन में पास होने के बाद जब लॉर्ड सदन को भेजा जाता है तो लॉर्ड सदन ऐसे विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 1 मास के लिए रोक सकता है। यदि इस 1 मास की अवधि के अंदर लॉर्ड सदन धन विधेयक के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करता या फिर उसमें ऐसे संशोधन कर देता है जो कॉमन सदन को मंजूर नहीं है, तो वह विधेयक उसी रूप में पास माना जाएगा जिस रूप में वह कॉमन सदन ने पास किया था। माने जो धन बिल हैं उसके संदर्भ में सभी शक्तियां कॉमन सदन के हाथ में हैं। इसी तरह से ही जो वार्षिक बजट है वो भी पहले कॉमन सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है
और कॉमन सदन जब उसको स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद ही फिर वो लॉर्ड सदन में जाता है। ऐसे में कॉमन सदन के हाथ में ये शक्ति है कि वो कोई नया कर लगा सकती है, चाहे तो पुराने कर को हटा सकती है या किसी कर में कटौती कर सकती है। माने कॉमन सदन की अनुमति के बिना इस तरह का कोई भी जो निर्णय है वो आगे नहीं बढ़ पाता। और साथ ही साथ जो प्रशासकीय विभाग हैं वो कॉमन सदन की अनुमति के बिना किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं कर सकते। कॉमन सदन न केवल सरकार को धन खर्च की आज्ञा देता है बल्कि वो इस बात की भी समय समय पर जांच कराता है कि उसके द्वारा जो धन खर्च की स्वीकृति दी गई है उसका उचित प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। माने जिस कार्य के लिए खर्च स्वीकार किया गया उस कार्य पर वो पैसा खर्च किया जा रहा है या नहीं, और उचित समय सीमा में वो खर्च करना अनिवार्य होता है। तो ऐसे में जो कॉमन सदन है वो सार्वजनिक धन का रक्षक है और इसको व्यर्थ रूप में खर्च करने की आज्ञा नहीं देता। ये जो धन विधेयक पहले कॉमन सदन में ही प्रस्तुत होगा, बाद में लॉर्ड सदन में जाएगा, इसी तरह की जो व्यवस्था है वो भारत में भी है। कि जो धन विधेयक है भारत में भी पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, निम्न सदन में पास होने के बाद फिर वो ऊपरी सदन में राज्यसभा में जाता है। इसके पीछे जो तर्क है वो ये दिया गया है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो निम्न सदन में हैं, भारत में लोकसभा में और इंग्लैंड में कॉमन सदन में। तो धन किसका है? जनता का। तो ऐसे में जनता के धन पर जो निर्णय लेने की शक्ति है वो जनता के ही प्रतिनिधियों को होनी चाहिए। ये तर्क इसके पीछे दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कार्यपालिका पर नियंत्रण। इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली का एक सिद्धांत है कि जहां कहीं भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जाता है वहां जो कार्यपालिका है वो विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसी कारण से ही जो इंग्लैंड में जो मंत्रिमंडल है वो कार्यपालिका जो है वो विधान पालिका माने विधान पालिका का जो निम्न सदन है कॉमन सदन उसके प्रति उत्तरदायी है। कॉमन सदन जहां एक और कानून निर्माण का कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वहां ये सदन कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है। वास्तव में जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है वो लॉर्ड सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है बल्कि कॉमन सदन के प्रति उत्तरदायी है। सिद्धांत रूप में ये कहा जाता है कि कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी, लेकिन जो वास्तविक स्थिति होती है वो ये कि कार्यपालिका विधान पालिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री अपने पद पर तब तक कायम रह सकते हैं जब तक उन्हें कॉमन सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। यदि कॉमन सदन संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित कर दे या किसी सरकारी बिल को रद्द कर दे या मंत्रियों की तनख्वाह में कोई कटौती का प्रस्ताव पारित कर दे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके अलावा जब विधान पालिका का अधिवेशन चल रहा होता है तो अधिवेशन के दिनों में प्रत्येक सप्ताह के जो प्रथम 4 दिन हैं उसमें प्रश्नकाल का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। ये समय कम से कम 45 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होता है। इस दौरान जो कॉमन सदन के सदस्य हैं वो मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे मंत्री आमतौर पर घबराते हैं कि पता नहीं विपक्ष जो है वो किस तरह के जो प्रश्न है वो पूछ लेगा। और इसके साथ ही साथ जो कॉमन सदन के सदस्य हैं वो कार्यवाही स्थगन प्रस्ताव पेश करके किसी महत्वपूर्ण मामले के संबंध में बहस करने की मांग कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करके संबंधित मंत्री से किसी अत्यंत आवश्यक विषय के संबंध में ध्यान देने की मांग कर सकता है। इन सारे साधनों के द्वारा जो कॉमन सदन है वो कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखता है। इन साधनों के अलावा जो कॉमन सदन है अपने सदस्यों की छानबीन के लिए जांच समितियों को भी नियुक्त कर सकता है। ऐसी जो समितियां हैं वो प्रशासन की किसी भी विभाग की कार्यप्रणाली की छानबीन करके उसकी त्रुटियां और जो गलत कार्य हैं उनको लोगों के समक्ष लाती हैं। तो इस तरह से प्रशासन में योग्यता तथा ईमानदारी लाने की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो भी कॉमन सदन द्वारा ही निभाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें विविध कार्य।
इंग्लैंड में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो सम्राट द्वारा की जाती है, लेकिन निश्चित समय से पहले यदि किसी न्यायाधीश को पद से हटाना है तो संसद के दोनों सदन उस न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करते हैं। माने न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए कॉमन सदन और लॉर्ड सदन दोनों ही प्रस्ताव पारित करते हैं। कॉमन सदन के सदस्य अपने में से किसी सदस्य को स्पीकर के पद के लिए भी चुनते हैं। इसी तरह से उपाध्यक्ष भी कॉमन सदन के सदस्यों द्वारा ही अपने में से ही चुना जाता है, तो जो स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इस तरह से जो कॉमन सदन है वो लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके बाद आ जाता है कॉमन सदन की स्थिति। इसको हम दोनों पक्षों से जानेंगे। सैद्धांतिक रूप से कॉमन सदन की स्थिति क्या है और व्यवहारिक रूप में जो कॉमन सदन की स्थिति है वो क्या है। यदि हम कॉमन सदन की ये सारी जो शक्तियां हैं इनको देखते हैं तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से जो लॉर्ड सदन है वो विश्व के अन्य देशों के दूसरे सदन से बहुत अधिक कमजोर व महत्वहीन सदन है, उसी तरह से कॉमन सदन विश्व के अन्य देशों के निम्न सदनों से कहीं अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सदन है, क्योंकि एक तो वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली है, दूसरा सम्राट का पद हो गया, फिर लॉर्ड सदन शक्तिहीन हो गया कि शासन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कॉमन सदन के नियंत्रण से मुक्त हो। वैधानिक क्षेत्र में तो ये सर्वशक्तिशाली है ही, क्योंकि हर विषय के संबंध में यह कानून का निर्माण कर सकता है। इसके द्वारा जो पारित किए गए विधेयक हैं लॉर्ड सदन मात्र 1 वर्ष के लिए रोक सकता है। सम्राट किसी भी विधेयक को पारित कर ही देता है, अपने हस्ताक्षर कर ही देता है। माने सम्राट जो है वीटो पावर का प्रयोग नहीं करता। 1707 के पश्चात किसी भी सम्राट ने संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार नहीं किया, और साथ ही साथ इंग्लैंड का कोई भी न्यायालय संसद द्वारा पारित कानून को रद्द नहीं कर सकता। लिखित संविधान का वहाँ पर अभाव है, तो ऐसे में संवैधानिक क्षेत्र में भी जो कॉमन सदन है वो शक्तिशाली है और जो लॉर्ड सदन है उसकी स्थिति शक्तिहीन है। वित्तीय क्षेत्र में देखते हैं तो वहाँ भी कॉमन सदन बहुत अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि जो बजट है वो वास्तव में कॉमन सदन द्वारा ही पास किया जाता है। हर प्रकार के टैक्स की स्वीकृति कॉमन सदन देती है, और साथ ही साथ जो लॉर्ड सदन है वो कॉमन सदन द्वारा पास किए गए धन विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 1 मास के लिए रोक सकती है। माने वित्तीय क्षेत्र में जो लॉर्ड सदन है उसकी शक्ति शून्य है। और जहाँ तक कार्यपालिका पर नियंत्रण का संबंध है, इस पक्ष में भी जो कॉमन सदन है वो शक्तिशाली है। मंत्रिमंडल कॉमन सदन के प्रति उत्तरदायी है। कॉमन सदन यदि अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। मानी शासन के हर क्षेत्र में कॉमन सदन की जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये तो हुआ सैद्धांतिक पक्ष। अब हम बात करेंगे इसके व्यवहारिक पक्ष की। व्यवहारिक रूप से यदि हम देखें तो उसमें वास्तव में जो शक्ति का केंद्र है वो कॉमन सदन नहीं है बल्कि मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल को कॉमन सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, क्योंकि इंग्लैंड में द्विदलीय शासन प्रणाली है। 2 ही राजनीतिक दल हैं। एक राजनीतिक दल को चुनाव के समय बहुमत प्राप्त होगा, दूसरा बहुमत से थोड़ा पीछे रहेगा। तो ऐसे में एक हुआ सत्तारूढ़ दल और दूसरा हुआ विपक्षी दल। तो मंत्रिमंडल को कॉमन सदन में जो बहुमत का समर्थन प्राप्त है और साथ ही साथ इंग्लैंड में कठोर दल अनुशासन के अस्तित्व के कारण मंत्रिमंडल की किसी भी कार्रवाई को रद्द करना या मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करना लगभग असंभव सी बात है। इसके अलावा कॉमन सदन को भंग कराने की जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है, जो किसी भी समय इस शक्ति को प्रयोग में लाकर कॉमन सदन के सदस्यों को चुनाव मैदान में फिर से जाने के लिए मजबूर कर सकता है। माने जो वास्तव में कॉमन सदन की स्थिति हम देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शक्तिशाली है। कॉमन सदन वास्तव में शक्तिशाली है इंग्लैंड में मंत्रिमंडल, ना कि कॉमन सदन। इसके बाद है लॉर्ड सदन की रचना, शक्तियां तथा कार्य। उस पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।